नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में आज पिछले 24 घंटे से चर्चा है मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिए गए भाषण की। राज्यपाल के अभिभाषण पर जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तो कल ठीक 24 घंटे पहले इस वक्त विधानसभा के भीतर भी मुख्यमंत्री ने लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित किया और विधानसभा के बाहर भी 24 घंटे से इस बात को लेकर चर्चा की। पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को पर्ची की सरकार कहते हुए विपक्ष ने बार बार हमला किया, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी और विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी। लेकिन भजन लाल सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कल जब इस बात का जवाब दिया, तो मुख्यमंत्री का जो तेवर थे मुख्यमंत्री के, वो काफी पूरे प्रदेश को चौंकाने वाले थे। जितना चौंकाने वाला प्रदेश की जनता के लिए नाम था उनका, उतना ही चौंकाने वाला उनका भाषण था। उन लोगों के लिए जो उनको करीब से जानते नहीं थे या जिन्होंने उनको कभी सुना नहीं था या पब्लिक मंच पर इस तरह का भाषण देने का मौका नहीं मिला था भजन लाल शर्मा को। विधानसभा में बोलते हुए भजन लाल शर्मा ने कहा कि वो बहुत विपक्ष कहता है, लोग कहते हैं पर्ची की सरकार, इनको कैसे मुख्यमंत्री बना दिया, बड़ा लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो देश के लगभग हर हिस्से में बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते घूम फिरकर राजनेता के रूप में लोगों के बीच जाकर आए हैं। संगठन का उनका अनुभव कितना है, ये उन्होंने अपने भाषण में बताने की कोशिश भी की। बड़ा संभल कर भी बोल रहे थे, तथ्यात्मक कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हाथ में नोट्स लेकर उनका सहारा भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिया। मुख्यमंत्री के भाषण को लेकर आज जो चर्चा दिन भर रही, उसी पर हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लोर मैनेजमेंट जो सरकार का सवालों के घेरे में था, मुख्यमंत्री के जवाब के बाद क्या अब उस पर विराम की गुंजाइश देखी जा सकती है? हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल है। राजीव तिवारी जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, मुनेश अरोड़ा जी और राकेश वशिष्ठ जी। ये 4 वरिष्ठ पत्रकार। नितिन सारस्वत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और दीक्षा खंडेलवाल बीजेपी से। तो नितिन जी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दीक्षा खंडेलवाल जी, मुख्यमंत्री के भाषण को लेकर पार्टी के भीतर किस तरह की चर्चाएं हैं? क्योंकि इतना सवाल विपक्ष के भीतर था मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर या फर्स्ट टाइमर को सीएम बनाने को लेकर, पार्टी के भीतर उससे भी ज्यादा था। देखिए, पार्टी के भीतर की तो कोई बात मुझे लगती नहीं है, क्योंकि ये जो उन्होंने भाषण दिया, ये पूरे राजस्थानियों के लिए एक सौगात थी। राजस्थानियों को ये विश्वास हुआ कि जो चुन करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्टेट के जो नेतृत्व है, उस पर विश्वास करके जो सरकार बनाई, वो एक किसान पुत्र ने अपने भाषण में दिखा दिया कि वो कैसे किसान का दर्द समझता है, कैसे उन्होंने गाँव में रह करके अपना जीवन यापन जब किया, तो वो जो तकलीफें उन्होंने देखी, वो ये नहीं चाहते कि अब मेरी राजस्थान की जनता उसे देखे। आप ये देखिए, जिस तरीके से घोटाले कांग्रेस करती आई है, चाहे हम जल जीवन मिशन की बात करें या हम अभी हम बात करें राजीव गांधी टूर्नामेंट्स की, जिस तरीके से घोटाले वो करती आई है, उस घोटाले के लिए उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि हम इस तरीके से घोटाले अब हमारी सरकार में नहीं होंगे, जनता के हित में काम होंगे, जनता के लिए काम होंगे, जनता को समर्पित ये सरकार है, जनता की हर एक पॉइंट पे सोचने वाली सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा, राजस्थान में आप भी एक महिला है, आपको पता है कितनी ज्यादा महिलाओं की हालत राजस्थान में खराब थी। आपको ये पता है कि कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। और हम बात करें डोटासरा राज्य के परिवार में जो 8-8 9-9 आरएएस बना दिए हैं, आरपीएससी के साख को जो ताक पे रख दिया था कांग्रेस ने। दीक्षा जी, जी, मुख्यमंत्री ने क्या भाषण दिया ये तो सबने सुना है, इसलिए बिल्कुल, हम चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल। चर्चा ये कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर उनके इस जोशीले भाषण के बाद रिएक्शन क्या है, क्या कह रहे हैं पार्टी का सीनियर हर एक लोग? व्यक्ति पार्टी का हर एक व्यक्ति और शीर्ष नेतृत्व को यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए जो भजन लाल जी वो एक सामान्य परिवार से आते हैं, आपके और हमारे जैसे सामान्य परिवार से आते हैं। एक जब सामान्य परिवार का व्यक्ति जब आकर के इस तरीके के फैसले लेता है और 100 दिन के लिए कहता है कि 100 दिन के अंदर आपको ये सब काम, ये जो हमारी नीतियां हैं, ये सब इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आएगी, तो ये जो सरकार में, जो जनता में जो खुशी है, वही हमारी सरकार में है। सरकार बहुत खुश है। सरकार को ये लग रहा है कि हम जनता को जितनी सेवा दे पा रहे हैं, और हमारा नेता यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से उन्होंने कल विधानसभा में परचम लहरा दिया
और ये दिखा दिया कि जनता को समर्पित जो पार्टी है उसका नेतृत्व कमजोर नहीं है। जो जनता को समर्पित जो पार्टी है वो हर एक वर्ग की समस्या को जानते हुए क्रियान्वयन करेगी योजनाओं का। जी नितिन सारस्वत जी, आप अब भी कह रहे हैं क्या कि ये पर्ची की सरकार के मुख्यमंत्री हैं विधानसभा में मुख्यमंत्री को सुनने के बाद? देखिए मीना जी, केवल कल जब मुख्यमंत्री जी ने अभिभाषण दिया उसमें केवल लक्ष्यदार भाषण थे और उसमें जो मोदी जी की गारंटी है, जो क्योंकि मोदी जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि ये भजन लाल जी की गारंटी नहीं है, ये मेरी गारंटी है और मेरी गारंटी है, ये 100% पूरी होगी। और ये मुख्यमंत्री ने कल लक्ष्यदार भाषणों में मोदी जी की गारंटी को पूर्णतः फेल कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे वो गारंटियां फेल हुई। सबसे पहले मोदी जी ने एक गारंटी दी थी, उठा के देख लीजिए, मैंने दो बार पढ़ लिया कि 12,000 रुपए हो जाएगी किसान सम्मान रुपए पर मंथ बढ़ाया है, मतलब 2,000 रुपए। तो मोदी जी की गारंटी को इन्होंने फेल कर दिया। उसके अलावा इन्होंने बोला था कि जो एमएसपी है वो 2750 रुपए हो जाएगी, उसमें भी इन्होंने केवल 125 रुपए। तो ये आज जो राजस्थान का किसान है वो मोदी जी की गारंटी तो फेल हो ही गई, साथ में किसान बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके बाद में इन्होंने कहा था, मोदी जी ने ही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हरियाणा और दिल्ली में जो पेट्रोल मिल रहा है, हालांकि केंद्र सरकार लगातार लूट मचाए हुए है, हमें सबको पता है कि इस समय $80 प्रति बैरल कच्चे का तेल मिल रहा है। और जो कहा करते थे कि हर दिन पेट्रोल डीजल की रेट चेंज होगी, कोई चेंज नहीं है और यहाँ पे भी धोखा दे दिया। आज इसका कोई जिक्र नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। जो कहते होते थे कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, आज वो तमाम घटनाएं जयपुर में चाहे आप देख लीजिए, पूरे राजस्थान में जिस तरीके से महिला अत्याचार, बलात्कार और जिस तरीके से अपराध की घटनाएं हो रही थी, उसमें एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। पूरी सरकार जिस तरीके से, आप देखिए 100 रुपए का 100 दिनों का प्लान बता रहे हैं, वर्किंग प्लान, 60 दिनों में तो कार्य योजना ही तैयार नहीं होती है। एजी डीजी सब कार्यवाहक भरोसे, एजी है ही नहीं, डीजी कार्यवाहक भरोसे है, अतिरिक्त बाहर आईएसओ को दिया हुआ है, ट्रांसफर मंत्री अपने नीचे अफसर लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी पर्ची नहीं आ पा रही है अभी तक। तो आप समझिए जो उन्होंने बातें कही कल, वो भी पर्ची से जरूर कही। ईआरसीपी की बात की, सोचिए पहली बार विधानसभा में कल ऐसा हुआ कि जिस मुद्दे पे चर्चा होनी थी, जो 13 जिलों से संबंधित थी और उसके पानी से संबंधित थी, उसका एमओयू ही सदन के अंदर उपस्थित नहीं था, उस पे भी कोई ये जवाब नहीं दे पाए। कल 2500 एमसीएम पानी मिलेगा, ये फेसबुक लाइव में क्या नाम से गजेंद्र जी बोलते हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम कुछ धोखा होने ही नहीं देंगे। आप समझिए ना, ये बता पाते हैं कि ये 50% डिपेंडेबिलिटी पे है, ये 75% डिपेंडेबिलिटी पे है, पानी कितना मिलेगा, कब मिलेगा, क्या रूपरेखा होगी। हाँ, लेकिन एक बात में बहुत आगे है, पूरा जयपुर उनके अभिभाषण से पहले पोस्टरों से सटा हुआ था और शाबाशी के पूरी तरीके से जो बीजेपी का रहता है, पूरी तरीके से अपने पीठ थपथपा रहे थे, जबकि एमओयू भी नहीं पता। मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता कि एमओयू में क्या हुआ है और क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर ये कम 50% डिपेंडेबिलिटी में ये डीपीआर नहीं है तो ये धोखा नहीं है। कल ही किसानों के साथ इतना बड़ा धोखे का दिन था जो इस सरकार ने किया है। अफसर कब लगाएंगे? केवल लक्ष्यदार भाषण। ठीक है, लक्ष्यदार भाषण दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। श्याम सुंदर शर्मा जी, वहां पर वरिष्ठ पत्रकार, विधायक, जितने कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम। ठीक है नितिन जी, ठीक है नितिन जी, ठीक है नितिन जी, कर सकते हैं नितिन जी, सब कुछ पढ़ के नहीं गई है बोल रहे। नितिन जी, बस रुक जाइए, तो चूहे खाती बिल्ली हज को चली। श्याम सुंदर शर्मा जी, रिएक्शन क्या था सब लोगों का? श्याम जी, अब देखिए, क्या मुख्यमंत्री पहली बार बोले थे विधानसभा में, तो विधानसभा में पहली बार बोलने के बाद, लेकिन भाषण बड़ा लंबा था। 4 गर्भित भाषण बनाया जा सकता था, बनाने वालों का पता नहीं इतना लंबा भाषण क्यों बनाया। सुन तो लीजिए नितिन जी, जरा सुन लीजिए। अरे नितिन जी, आप जरा सुन लीजिए, बात सुनिए। श्याम जी बोलिए, दीक्षा जी बीच में मत बोलिए प्लीज। कांग्रेस के प्रवक्ता को समझाइए। आप मत बोलिए, दीक्षा जी आप मत बोलिए प्लीज, आप मत बोलिए जी। श्याम जी, मीना जी, कल मैंने भी सुना, बहुत 2.25 घंटे का भाषण था
लेकिन हाँ, भाषण लंबा था, लेकिन उन्होंने विभिन्न प्रकार की तरीकों की एक तो घोषणाएं भी की बहुत सारी, जिस तरह से उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना का स्पष्टीकरण कल राज्यपाल के अभिभाषण में जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम क्या क्या करेंगे। एक विशेष बात यह है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई हम जो विस्थापित आते हैं, जो पाकिस्तान से या बाकी लोगों से आए हैं, उनको हम एक विशेष पैकेज बना करके कुछ देने वाले हैं। तो पिछले दिनों जिस प्रकार से आपने देखा, जोधपुर में देखा, बाड़मेर में देखा, जो घटना दिख रही थी, किस प्रकार से उनके घर उजाड़े गए थे और क्या हुआ था, सब देखा था उन्होंने। देखिए कि लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर के ये सब चीज राज्यपाल के अभिभाषण में कहलाया गया है। और उसके बाद प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री ने भी बड़े तरीके से ये सब चीज कहलाने का प्रयास किया कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। अब देखिएगा कि जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा पेपर लीक के मामले में यदि जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई को भी इस मामले को दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पेपर लीक में 25 लोगों को अरेस्ट करने की बात जो उन्होंने की कि राम की आस्था सबकी है, और जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति किस तरह से कमजोर हो गई है, अब उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे। वो कह रहे कि एक उन्होंने वाकया सुनाते हुए कहा कि देखिएगा कि बैंक से ऋण लेना था, जब हम ब्याज चुकाते हैं जिस प्रकार से हम नहीं चुका पाए तो हमको 300 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ी। अब ये यदि ये सब चीजें आप पब्लिकली ला करके बाहर रखने का प्रयास करेंगे तो अशोक गहलोत किस मैनेजमेंट को बढ़ावा दे रहे थे, किस तरह की स्थितियां कर रहे थे, वो तो। और देखिए कोयले वाली बात कही या बिजली वाली बात कही, तो डबल इंजन की सरकार का क्या महत्व होता है, उन्होंने समझाया कि डबल इंजन की सरकार कैसे हमको सहयोग करती है और हम क्या कुछ कर पाते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार की बात हो रही है वैसे ही पेट्रोल डीजल में छूट देने की बात, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार इशारा नहीं कर रही, केंद्र सरकार के इशारे के बिना ये सब संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से समीक्षा तो होनी है। एक कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई नहीं। एक कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण हुआ था, आपने देखा, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। अब देखिए किसानों के प्रति जो जिस तरह की उन्होंने एमएसपी की बात कही थी, हाँ उन्होंने कहा 125 रुपए हम दे पाएंगे अभी पहले चरण में, जो उसमें भी हमको जिस तरह से खर्चा आ रहा है करीब 50 करोड़ का खर्चा आ रहा है, तो हाँ वो आएगा निश्चित तौर पर। लेकिन जो हमारी स्थितियां जिस प्रकार की बनी हुई है, अब देखिएगा कि 450 का सिलेंडर देने की बात आई है, 450 का सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं, और हम कैसे किसानों को जो वंचित रह गए थे उनको कैसे जोड़ेंगे। 1 लाख किसानों को जोड़ने की बात भी आ रही है। स्वास्थ्य परीक्षण कैसे कराएंगे, 75,000 इस तरह से मेले लगा करके स्वास्थ्य का परीक्षण करा करके 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान से जोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तो रुक गई है। अब आयुष्मान योजना का लाभ कैसे मिलेगा जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात सही है, जिस प्रकार की स्थितियां पहले वाली सरकार की जो गतिविधियां चल रही थी, आप उसको रोकते नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद आप नया जो ला रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई के अभी तो 1 जुलाई से पहले कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि केंद्र भी केवल आपको बजट कौन सा लेखानुदान वाला देगा, काम चलाओ बजट देगा, कि जिस प्रकार से कि नई सरकार आएगी तो बजट लेके आएगी। तो वो आपके सामने वो नया बजट आएगा जुलाई में करीब, तो हमारी विधानसभा भी जुलाई में फुल बजट तरीके से ला पाएगी। लेखानुदान हम भी 8 फरवरी को लाने चाह रहे हैं। तो जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में है, अब देखिए सुरक्षा की दृष्टि से जो कहते थे घटनाएं तो पहले भी होती थी और अब भी होगी, लेकिन तुरंत गति से किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। हाँ छींटाकशी हो रही थी कल, छींटाकशी बहुत सारी छींटाकशी विधानसभा में नहीं होगी तो कहाँ होगी, लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री पहली बार आए और उन्होंने जिस प्रकार से अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया, हाँ किया, सबको टोका, सबको सारी बातें करने का प्रयास किया। और ईआरसी के मुद्दे पर, क्योंकि अभी तक क्लियरेंस इसलिए नहीं है कि अभी तक निश्चित तौर पर जो समझौता हुआ है वो हाउस में तो आया नहीं, हाउस में आधा घंटे की चर्चा थी। अब प्रतिपक्ष ने ये नहीं कहा कि भाई हाउस में कम से कम उस समझौते को लाके पेश करना, उसके बाद हम बात करेंगे। हाउस में आ गया भी और अब प्रतिपक्ष के लोगों ने चर्चा भी कर दी, और चर्चा करने के बाद कुछ था ही नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा आप बोलने का अधिकार रखते कैसे हो, कि आपने पहले भी कुछ नहीं किया, हमने किया और हम क्या करने वाले। अब देखिए 90% तो वैसे तो ब्रिज जिस इलाके से आते हैं भरतपुर से, वहां की वो भाषा है
कि तुमने क्या किया, तुम कौन होते हो, तुम्हें क्या मतलब है। लेकिन राकेश वशिष्ठ जी, जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते हैं तो सामने वाला हमेशा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो अवाम हो, आम आवाम, तुम जैसे शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री की भाषा से डिलीट करने की जरूरत महसूस करते हैं क्या राकेश जी? आप सही कह रही हैं। वैसे हमारे जो बोलचाल है तू की ज्यादा बोलचाल है। हम्म, हम जब उद्वेलित होते हैं या गुस्से में आते हैं, आवेश में आते हैं, तो तुम भी नहीं कहते, हाँ, तू बोलते हैं। हम्म, उन्होंने कहा उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं हो सकता, लेकिन कल के भाषण को मैंने सुना, मैं भी बड़ा हतप्रत रहा, प्रभावित हुआ उनके भाषण से। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं उनको 15-20 साल से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो मुझे खूब अच्छी तरह जानते हैं, काफी आनंद जाना रहा है। लेकिन कल के भाषण को मुझे लगता है उन्होंने एक बात तो तोड़ के रखी, जो 1.5 महीने के कार्यकाल के दौरान वो जितने भी कार्य कर रहे थे, उन पर ये छप्पा लग रहा था कि केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य काम कर रहे हैं। और जो केंद्र सरकार कहती है, मैंने भी कहा था, जो आपकी पहली चर्चा हुई इस बात को मैंने भी कहा था, लेकिन कल के भाषण से लगा उनके कार्य कि अब वो इस कवच को उतारना चाहते हैं और जोर शोर से काम करना चाहते हैं। अब मैं आपको तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने एक बात और गौर नहीं करी जो मैंने गौर की, उनकी बोलने की स्टाइल, उनके विरोधियों पर आरोप लगाना, विरोधियों पर हावी होना, वो एक नरेंद्र मोदी की स्टाइल को फॉलो कर रहे थे। उनका जो कार्य की पद्धति है वो भी नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति से काफी प्रभावित है। अब आपको ये बताऊं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में अपना एक कैंप कार्यालय खोला, उन्होंने भरतपुर में भी खोल दिया। यहाँ एक सीनियर और बड़े कर्मठ आरएएस अफसर को विशेष अधिकारी के रूप में लगाया है, और कल से मंगलवार से वहां जन सुनवाई का काम शुरू हो गया। एक दो आपके सरकारी मकान थे, उनको एक करके सारा काम हो गया, और उनका उद्देश्य है कि भरतपुर के लोग जयपुर ना आए, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण वहीं से हो। जहां तक अधिकारियों के आपका नियुक्ति का सवाल है, अभी आज ही इसकी आईपीएस की लिस्ट आई, भरतपुर में जो लगाया उन्होंने राहुल प्रकाश को, भरतपुर में एसपी रह चुके हैं, आईजी लगाया। उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा था, बड़े कर्मठ और बड़े जुझारू एसपी रहे थे। उनका उद्देश्य ये है कि भरतपुर क्षेत्र में, आपके संभाग क्षेत्र में जो जिस तरह की गुंडागिरी, जिस तरह की आपकी खनिज पदार्थों के लिए जो चोरी होती थी, उसको रोकने के लिए, खासतौर से मेवात क्षेत्र में जहाँ की क्रिमिनल हाई लेवल पर था, और वहाँ हमने देखा है वहाँ कई गांव तो ऐसे थे जहाँ पुलिस जाने की हिम्मत नहीं करती थी। पुलिस जाती थी, कई थानों की पुलिस जाती थी और नाकाम होकर के लौटती थी। लेकिन इनके आने के बाद, इस शासन के आने के बाद, भजन लाल जी के आने के बाद, वहाँ रोजाना धरपकड़ हो रही है, और कम से कम 300-400 लोगों को मेवात से, उन आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं जो कि वहां से बैठकर ठगी का काम करते हैं। ये आपके इसी तरह है, क्योंकि वो आदमी जमीन से उठा हुआ आदमी, वो आदमी हमने देखा है कि एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल पर घूमते थे। उनको सारी हकीकत पता है कि तहसील में क्या होता है, थाने में क्या होता है, और अस्पतालों के अंदर क्या व्यवस्थाएं रहती है, उनको बखूबी झेला है उन्होंने। अब आपको एक उदाहरण बताऊं मैं, उनके भरतपुर स्थित जो आवास है जवाहर नगर कॉलोनी में, वहां एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उनके घर के ठीक सामने। वो 5 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर यहाँ से शिफ्ट होकर साइड में लग जाए। उन्होंने एप्लीकेशन भी दी, अधिकारियों को भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस दिन ही चीफ मिनिस्टर बने, जिस दिन घोषणा हुई, उस दिन ही पूरी टीम आरएसीबी की पहुंच गई और उखाड़ करके उस ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह ले जाके रख दिया। उनके घर के सामने आपको मालूम नहीं है राकेश वशिष्ठ जी, आपको मालूम नहीं है शायद कि जयपुर में जहां वो रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसकी लिफ्ट बड़ी खराब थी। लंबे समय से वहां पर वो इंतजार कर रहे थे। सोसाइटी के झगड़े अभी भी, जयपुर जो है ना, वो जयपुर के लोग सोसाइटी कल्चर में रहना अभी आया नहीं है। सोसाइटी में कैसे रहते हैं ये लोगों को मालूम नहीं है। सोसाइटी लॉ क्या है, वहां पर आपको कैसे व्यवहार करना है, वो लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि गांव की चौधराहट लाकर यहाँ सोसाइटी में दूसरों पर डाल दे।
तो इस तरह से तो उनकी सोसाइटी में भी जिस दिन उनका नाम तय हुआ उस दिन लिफ्ट ठीक हो गई थी। तो ये तो हाँ, हमारे समाज का चरित्र है। इसमें हम सब शामिल हैं कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम एक आम आदमी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अगर वो सज्जन है, अगर वो सही बात बोलता है, तब भी हम उसकी बात नहीं मानते हैं, और ताकत में अगर कोई है तो हम कैसे व्यवहार करते हैं, पूरे झुक जाते हैं। और कैसे कैसे झुकते हैं वो आप खुद देख रहे हैं। मुनेश अरोड़ा जी, राकेश जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। मुनेश अरोड़ा जी, सवाल ये है कि पिछले 24 घंटे से मुख्यमंत्री के भाषण की बड़ी चर्चा हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो जो विपक्ष का आरोप है कि तथ्यात्मक आना चाहिए, पिछली सरकार की योजनाओं का क्या कुछ करने जा रही है इसका रोड मैप रखना चाहिए, सरकार अभी तक क्या करेगी इसका एक बाकायदा रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए, लच्छेदार भाषण नहीं होना चाहिए। विपक्ष के इस आरोप में कितना दम है मुनेश अरोड़ा जी? उस बात पे आना चाहूंगा जो आपने पिछली बार परिचर्चा की थी राज्यपाल के अभिभाषण पर, जिसमें ये कहा था कि क्या अभिभाषण सही था या गलत था पिछली सरकार पे जो आरोप थे। और दूसरी बात ये थी कि भजनलाल जी का ये पहला भाषण था विधानसभा के अंदर, तो भजनलाल जी के कंधे पर दो भार थे, एक तो राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरा उनको अपने आप को प्रूव करना था वो एक सशक्त मुख्यमंत्री हैं। तो जो उनका जो 2 घंटे भाषण गया, 2 घंटे 8 मिनट का जो भाषण था, वो इसी बिंदु पे था कि कैसे जो राज्यपाल ने जो कहा था उसको वो सिद्ध कर रहे थे कि पिछले सरकार ने जो किया उसके क्या क्या आरोप है पिछली सरकार पर और उसको लेकर वो क्या रोड मैप बना रहे हैं। ये उन्होंने अपने पूरे भाषण के अंदर सिद्ध करने की कोशिश की। और दूसरा मेरे मित्र जो भी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी की छाप है, तो मैं उससे आगे जाकर एक बात और कहना चाहूंगा, उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी फॉलो किया और अटल बिहारी वाजपेयी को भी फॉलो किया। इनके जो भाषण की जो शैली थी और जिस तरह से बात करने का ढंग था, उसमें दोनों चीजों का बराबर का इनपुट रहा। भजनलाल जी ने जो ये पर्ची की सरकार का जो मुख्य आरोप था इनके ऊपर, उसको दूर करने में बहुत हद तक कामयाबी पाई है। और जो इनकी सरकार को लेकर जो हालात थे, जिस तरह मंत्री फेस नहीं कर रहे थे विपक्ष के आरोपों को, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, और जो पेट्रोल डीजल और जो भी जिस तरह के हालात हैं उस सबको भी कवर करने की कोशिश की। को जानते हैं कि आर्थिक हालात कैसे है राज्य के, उनके पास वित्तीय पोजीशन कैसी है, तो वो भी उन्होंने कवर करने के लिए कुछ हिस्सा किसानों को दिया, कुछ सामाजिक पैकेज को दिया और कुछ भ्रष्टाचार और इसके लिए जो आरोप है और महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश की, ताकि लोगों का ये मैसेज आए कि ये जन विरोधी सरकार नहीं है, जनता के हित में बड़ी सरकार है। और जहां तक ये भाषा शैली की बात है, हाँ जरूर विधानसभा में भाषा शैली होती है, मगर आदमी का जो एक मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप कभी खत्म नहीं होता। वो जब वो बात करता है तो उसके अंदर वो मूल स्वरूप निकल कर आता ही है। मैं जिस शैली में रहता हूँ, जिस शैली से बात करता हूँ, जिस शैली में पढ़ा बड़ा हूँ, वो मैं कितना भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूं, मगर वो मेरी भाषा परिचर्चा में भी आएगी और हर जगह पर उस तरह से परिलक्षित होगी, उसको आप रोक नहीं सकोगे। बनावटी बनूं, कहीं ना कहीं वो उछल के सामने आएगा। तो इसलिए प्रोफेसर हमारे कह रहे थे कि भरतपुर साइड और ब्रज के साइड में जो भाषा शैली है अब वो माफे काबिल है, क्योंकि अगर वो शैली के है। मुनेश जी आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ। मुनेश जी, जब मैं पत्रकारिता में आई थी तो मैंने भास्कर टीवी से शुरुआत की थी, जयपुर में उस समय बहुत चलता था। तो भास्कर टीवी में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हमारे उस वक्त के एडिटर ने और वहां पे जो लोग थे टीम में, उन्होंने कहा कि इनकी भाषा में शेखावाटी का बड़ा टच आता है। तो जो ये शेखावाटी है ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है, आप शुद्ध हिंदी नहीं बोलती हैं। तो मैंने कहा कि शेखावाटी तो जहां मैं पली बढ़ी,
वहां जहां मेरी एजुकेशन हुई, वो तो मेरी ताकत हो सकती है, लेकिन शेखावाटी मेरी कमजोरी कैसे हो सकती है? तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करके मेरी मेमोरी से जब मुझे स्क्रीन पर बोलना होता है तो शेखावाटी पूरी तरह से मैंने हटा दी। जब मैं आपस में मेरे परिवार के लोगों से, शेखावाटी के लोगों से बात करती हूँ तो ठीक वैसे ही करती हूँ जैसे उस वक्त करती थी। लेकिन मैंने ये प्रयास किया ताकि लोग ये आरोप नहीं लगाए। तो राकेश जी, क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग सत्र आप मुख्यमंत्री जी के लिए करने वाले हैं? क्योंकि भरतपुर से ही आते हैं आप और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो पूरे भरतपुर के सिर्फ नहीं, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएं। और जब दूसरे प्रदेशों में जाएं तब भी लोग ये नहीं कहें कि भाई ये तो भरतपुरी है भैया, आप ब्रजवासी है, ये तो देखिए कैसे बात करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जब आप बनते हैं तो आप पूरे राज्य को, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सुधार की प्रक्रिया में तो ये शामिल किया जा सकता है। देखिए मैडम, अभी उनको 1.5 महीना हुआ है, पहली बार विधानसभा में भाषण दिया है। सब आगे जिस तरह के हम जैसे लोग और भी उनको कहा होगा कि यहाँ आप बोलने का प्रचलन है, आप कहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मेरी ससुराल जयपुर में है। जब मेरी शादी हुई 40 साल पहले, तो मैं जो छोटे थे उस समय तू तड़ाक से बोलता था, तो उनको बड़ा अजीब लगता था कि क्या बोल। लेकिन मैंने उस बात को भांपा कि यहाँ तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं तुम पे आया, फिर आप पर आया। मुझे इस स्थिति में आने में कम से कम 10 साल लगे कि मैं छोटों को भी तुम और आप कहने लगा। क्योंकि हमारे पास जो ब्रजभाषा है, तो तू शब्द बड़ा प्रेम का शब्द है, खासतौर से छोटे और समकालीन लोगों के लिए। ये बात सही है कि सुसंस्कृत जो भाषा है उसमें आप शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भविष्य की जो भी उनकी बोलचाल होगी उसमें इस शब्द का निश्चित रूप से होना चाहिए। एक बात और है, आप इसमें आते हैं ना, ये तो गनीमत है। इसको मैं एक तो गनीमत है। हमारे यहाँ एक बड़ी बात बहुत प्रचलित है कि हमारे यहाँ तो गाली गलौज पर उतर आते हैं, जो हमारे लोकल भरतपुर में। और थोड़ा सा आवेश और आता और विधानसभा का मंच नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी का भी रूप देख सकते थे। लेकिन ठीक है, ये बात सिर्फ एक ह्यूमर भी होना चाहिए बातचीत में और संवाद में। मुख्यमंत्री भी हमारे ही परिवार, हमारे जैसे ही परिवारों से निकलकर समाज में आते हैं सभी। अगर हम वसुंधरा राजे और दिया कुमारी को छोड़ दें जिनकी परवरिश राजघराने में हुई है, तो बाकी तो मतलब राजनीति के तमाम चेहरे हम ही सब लोगों के बीच से निकले, इसलिए ये स्वाभाविक है। इसलिए ये तो मैंने सिर्फ ह्यूमर के रूप में, क्योंकि बड़ा अच्छा बोल रहे थे जब वो ये बात बोल रहे थे कि भाई हमारी योजना, हमने योजना बनाई और हम ही उसको लागू कर रहे, तो आप पंचायती करने वाले होते कौन है बीच में? लेकिन वो आपकी जगह तुम निकला बार बार। तो विधानसभा का मंच था इसलिए ये बात ज्यादा समझ में आई, ज्यादा गौरतलब थी। लेकिन ये बात सही है कि कल मुख्यमंत्री ने 2-2.5 घंटे जो बोला उसमें बहुत कुछ था। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से धूमिल कर दिया कि वो पहली बार के विधायक हैं और राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी बैरवा जी ने पिछले दिनों कि पेट में सीख कर कोई नहीं आता है, सब सीखते हैं काम करते करते। तो यहाँ तो इन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, आप जानते नहीं है मैंने संगठन में कितना काम किया है और संगठन में किन किन लोगों के साथ काम किया है। तो आप प्लीज अब इस बात को ज्यादा करेंगे तो आप पर उल्टी पड़ जाएगी। नितिन सारस्वत जी, एक तरह से सीधा संकेत कल के भाषण से, वो कितना भी लच्छेदार था, लच्छेदार भाषणों से तो बड़े बड़े नेता दुनिया में पहुंच गए। अच्छा नेता कौन? जो अच्छा भाषण देता है। लच्छेदार भाषण देने वाले तो और अच्छे नेता। इसलिए अब पर्ची की सरकार का आरोप या चर्चा विपक्ष आगे जारी रखेगा या बंद है? देखिए मीना जी, मैं इस डिबेट में सबसे छोटा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया जाएगा, आपकी इतना कम से कम मेरे पे उदारता रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लच्छेदार भाषण से है ना, एक मुख्यमंत्री अगर लच्छेदार भाषण देता है तो वो दे सकता है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने का मौका मिलेगा क्या? इन्होंने पिछली बार भी बोला, आक्षेप लगाया, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मीना जी, मुझे इनके पिछले एलिगेशंस में लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्यार से दीक्षा जी आ रहे हैं आपके पास।
बोलिए नितिन जी। मैं कह रहा हूँ अगर उसके अंदर विजन नहीं होता तो पूरी जो 8 करोड़ जनता है और को उसको निराशा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस दिन वो भाषण अपना दे रहे थे, मैं खबर पढ़ाना चाहता हूँ आपको अखबारों की। सीएम थाना देखने गए, 26 जनवरी का अलर्ट, फिर भी चोरी की बाइक पर आए बदमाश ने छात्रा को 60 फीट घसीटा, 2 दिन में भी केस दर्ज नहीं। स्कूल जाते समय किडनैप कर ले गया, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया, राजधानी का है। शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला को हेड कांस्टेबल ने मारा थप्पड़, पति को किया बंद। पुलिस कार्यवाहक डीजी के भरोसे 40 आईएएस पर 55 विभागों का अतिरिक्त प्रभार, ना एजी है। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि सीएम की शपथ और मंत्रिमंडल और विभाग बंटवारे में विलंब हुआ और अब अफसरों की नियुक्ति में देर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि भरतपुर में तो उन्होंने खोल दिया, मैं राज्य की क्या हकीकत है ना वो साफ रखना चाहता हूं। अब मैं बोलना चाहता हूं जितना भी उन्होंने भाषण दिया उसमें अपराध पे क्या लगाम रहेगी या ये जो घटना है क्या इनके संबंध में कोई चर्चा थी? नहीं। ईआरसीपी पे उन्होंने क्या कोई स्पष्ट बात बता पाए कि 50% पे 75% पे? मैंने देखा है, मैं गारंटी देता हूं, कोई बात नहीं। किसान सम्मान निधि जो मोदी जी की गारंटी थी कि मैं 12,000 एक मुश्त करूंगा, आप लिख के देख लीजिए, उसको उठा के देख लीजिए घोषणा पत्र को, उसमें कहीं भी चर्चा हो कि मैं 166 रुपए पर मंथ बढ़ाऊंगा, आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं होगा। एमएसपी की बात 2400 से 2750 होगी कि कहीं भी चर्चा हो, ये सब धोखे दिए। कल आप ये देखिए किसानों की, जब ये पहले बात किया करते थे कि पेट्रोल डीजल की रेट, मोदी जी की अगली गारंटी थी कि हरियाणा से और दिल्ली से सस्ता होगा, क्या उसकी कोई बात थी? किसानों की जो संपत्ति जब्त की ये बात कहते थे कि 19,000 किसानों की संपत्ति जब्त हो गई और हम उसको आके लौटाएंगे, क्या उसमें उनकी कोई बात थी? नहीं बात थी। अधिकारी अफसर लगा नहीं पा रहे, 100 दिन की कार्य योजनाओं को 60 दिन में तो इंट्रोडक्शन ही, मैं यूपीएससी की तैयारी किया था, उसमें कहा था कि अगर तो नंबर के क्वेश्चन में अगर 100 आप इंट्रोडक्शन में ही खर्च कर दोगे तो आप क्या कंक्लूजन करोगे, क्या काम करोगे? आप 100 दिन की कार्य योजना बना रहे हो, 60 दिन में आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो और आप कह रहे हो कि 100 दिन में फिर आप ताली बजाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारे जो श्याम सुंदर जी हैं ये बहुत ही गहरी समझ रखते हैं? क्या इन सवालों को जो मैं एक बच्चा होके उठा सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे मोदी जी की गारंटी फेल हुई है, जो उन्होंने 5 शब्द संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, क्या ये श्याम सुंदर जी को समझ में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन वो तारीफ, एक भाषण 2 घंटे का जो भी 4 पन्नों में लिख के आए थे, वो धरती पुत्र भी उसमें पढ़ के बोल रहे थे कि पर्ची खर्ची की नहीं, धरती पुत्र की सरकार, आप चाहे विजुअल देख लीजिए, वो शब्द भी वो उस पर्ची में पढ़ के बोल रहे थे। और आप कहते हैं कि हम पर्ची और खर्ची की सरकार ना करे। वो डीजी एजी किस लगा नहीं पा रहे, फिर भी हम कहें वो पर्ची की। उसमें कोई विजन नहीं था कि किसानों को क्या होगा, युवाओं को क्या होगा, महिलाओं को क्या होगा। अरे ये सब भाषण तो 5 साल सुनते आए थे, 5 साल ये बोल ही रहे थे, इसके अलावा क्या बोले थे? मीना जी, आपने जितनी डिबेट की होगी 5 साल, भाजपा के प्रवक्ता भी यही बोलते थे 2 घंटे के अंदर। उन्होंने ऐसी क्या नई चीज बोली जो भाजपा के प्रवक्ता नहीं बोलते थे 5 साल में? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बहुत बड़ा कद होता है, विधानसभा में बोल रहे थे, उनके पास एक मौका था कि वो एक विजन दिखाते राजस्थान के लिए। हमने जो मोदी जी ने जो गारंटियां दी है उनको पूरी करने का एक वचन निभाते, लेकिन ना वो वचन निभा पाए, ना वो विजन दिखा पाए। वो कह रहे बस लच्छेदार भाषण 2 घंटे जो लिख के दिए उसको सामने देख के पढ़ दिए। अब इसके बाद में मैं अगर वाहवाही केवल ताली बजाने का काम करूं तो मुझे नहीं लगता, एज ए विपक्ष के नाते मुझे उनको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपने ईआरसीपी की बात करी थी और 50% डिपेंडेबिलिटी पे बात करी थी। आपने किसान सम्मान निधि की एक मुश्त 12,000 करने की बात करी थी। आपने एमएसपी एक मुश्त 2750 रुपए करने की बात की थी। जिन किसानों की संपत्तियां 19,000 की आप बात करते हैं उनको लौटाने के लिए आपने बात की थी। पेट्रोल डीजल की रेट आपने 97 रुपए जो हरियाणा और दिल्ली में होता है उसकी बात करी थी। आपने हर जो चीज की पुरानी योजनाएं बंद नहीं होंगी, पहले आप ओपीएस को कैंसिल करने का एक नोटिफिकेशन लाते हैं, फिर उसके ऊपर पलट जाते हैं। चिरंजीवी बीमा योजना की क्या हालत है, हम सबसे कोई किसी तरीके से छुपी नहीं है। तो आप पूरे सीएम इस पूरे प्रदेश के हैं, आप भरतपुर में हो सकता है अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, राकेश जी कह रहे हैं, आप सीएम हैं पूरे प्रदेश के, आपको एक विजन रखना पड़ेगा। मोदी जी जो गारंटी देके गए वो किस, अगर मोदी जी आप यहाँ सभा करेंगे किस मुंह से करेंगे कि मैंने 2750 कही थी, मैंने किसान सम्मान निधि 12,000 की कही थी, मैंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके 50% डिपेंडेबिलिटी पे कहा था, पेट्रोल डीजल रेट मैंने 97 रुपए जो हरियाणा और दिल्ली में रहता है उसके लिए कहा था। कैसे मोदी जी अब यहाँ सभा कर पाएंगे? आप मोदी जी की गारंटी, आप लच्छेदार भाषण करके आपने तो वाहवाही लूट ली, लेकिन जो मोदी जी का विजन था, जो मोदी जी की गारंटियां थी, जो आपके वचन थे, वो तो सब फेल हो गए। तो मेरी केवल इसी बात पे चिंता है और इसी बात को मैं रखना चाहता हूँ। अच्छा नितिन जी, तो आप ये मानते हैं कि भजन लाल जी के लच्छेदार भाषण ने मोदी जी की गारंटियों को भी धूमिल कर दिया, इतना तो आप मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि केवल वो लच्छेदार भाषण देते रहे, मोदी जी ने जिस गारंटी के लिए उनको कहा था
उस गारंटी की वो चर्चा भी नहीं करके गए। अभी तो राजस्थान की सरकार के साथ, जो किसानों के साथ है, जो युवाओं के साथ है, महिलाओं के साथ है, वो उन्होंने कल एक अन्याय किया है, कोई विजन पेश नहीं किया। तो वो तो पर्ची की सरकार है, उनके बस में नहीं है, ये भी आप ही बोल रहे हैं। तो ये काम ठीक तो है, मोदी जी को करना तो था, मैं बोल ही ये रहा हूँ काम ना, तो मोदी जी को करना था। हाँ? और मोदी जी का काम जो था वो भजन लाल जी ने किया नहीं, लेकिन भजन लाल जी ने एक लच्छेदार भाषण दे दिया। आपकी बात का मतलब यही है ना नितिन जी, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं नितिन जी, आप सबसे छोटे हैं हमारे में, लेकिन आप सबसे अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो आप ना ऐसा ही बनाए रखिए, थोड़ी पढ़ाई और कीजिए, तथ्यों की जानकारी थोड़ी और बढ़ाते रहिए। अब दीक्षा जी मैं आपके पास आती हूँ। दीक्षा जी, ये बात कि लच्छेदार भाषण में तथ्यों की कमी थी, ये बात कि मुख्यमंत्री को पुरानी योजनाओं में स्पष्टता करनी चाहिए, ये बात कि पिछली योजनाएं बंद होंगी, क्या स्थिति है, खास करके मेडिकल क्षेत्र में लोग परेशान नहीं हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में इस बात को रखा जाना चाहिए। दीक्षा जी, मानती हैं आप इस बात को? जी बिल्कुल मीना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जनता के हर एक जो प्रश्न है, उन सब के मतलब एक सवाल उठता है कि सरकार के उस पर खरी उतरेगी। अब मैं अपने छोटे भाई जो नितिन जी बहुत देर से अपने ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे थे, उनके ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाती हूँ। आप ये देखिए, इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और इन्हीं की पार्टी ने राजस्थान में आरपीएससी की साख को ताक पे रख दिया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2019 मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि मेरे छोटे भाई मेरी डिबेट को शालीनता से सुनेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। 2019 से 2023 के बीच में अपन बात करते हैं, तो 2019 से 23 के बजट में, बजट भाषण से लेकर के राज्यपाल के अभिभाषण तक, हर जगह पर आपने देखा होगा ईआरसीपी की का जिक्र था, हर जगह जिक्र था। लेकिन वो सिर्फ जिक्र था, उसके लिए अगर फिक्र की जाती तो आप ये मानिए 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल मिल जाता, जो कि अब भजन लाल सरकार यानी कि कमल की सरकार देगी। आप जिस तरीके से बोला ना यूपीएससी की आपने तैयारी की, और आप थोड़ा और पढ़िए तो आपको थोड़ा राजस्थान के बारे में पता चलेगा कि राजस्थान में इस प्रोजेक्ट को चलाते हुए 2000 आपने 19 से चलाया, 23 तक आपने कुछ नहीं किया। अच्छा चलो छोड़िए, आप इस बात आप नहीं मानेंगे, लेकिन फिर आप दूसरा देखिए, आप युवा है और मैं आपको युवा की बात पर भी लाके एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आप उसका आंसर मुझे बाद में दे दीजिएगा। आप ये देखिए, आपकी सरकार घोटाला करने में एक नंबर है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो पाताल हो, चाहे वो आसमान हो। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, अपन बात नहीं कर रहे हैं आपके पूर्ववर्ती यूपी की सरकार में, हम सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं मेरे छोटे भाई। आप ये देखिए 126 करोड़ के आपने नेकर टी शर्ट बांट दी है, कहाँ गए 126 करोड़ के आपने नेकर टी शर्ट बांट दी है, आपने क्या घोटाला करा? राजीव गांधी टूर्नामेंट्स में आप घोटाला करते हैं, 900 करोड़ का आप जल शक्ति मिशन में घोटाला करते हैं। वो कहते हैं ना, सोच चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कांग्रेस की आज वो हालत हो रही है। भजनलाल सरकार से जनता को और आम जनता को, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति जो हम सबसे उम्र में बड़े हैं, उन सबने अपना वक्तव्य रखा और सबके नजरिए से, किसी को हमने बीजेपी वालों ने तो बुलवाया नहीं है कि आप हमारे पक्ष में बोलिए, एक जनता होने के नाते सबने अपना वक्तव्य रखते हुए ये देखा, एक आम परिवार से, एक छोटी जगह से, एक ब्रज जैसे छोटी जगह से, पूर्वी राजस्थान की जगह, छोटी जगह से आने के बाद वो हर एक समस्या को जानते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर अंदर हमें सब काम करेंगे। अब आपने बात करा लॉ एंड ऑर्डर की, उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस के साथ में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। कई बात उन्होंने पहला ही उन्होंने अपना भाषण जब शुरू करा तो मीना जी शायद आपको भी पता होगा, 2 मिनट बाद ही उन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में जिक्र किया कि महिला सुरक्षा, जो क्योंकि सरकार बनी है, सरकार बनते ही नहीं है कि आपने जो फैला हुआ रायता, आपने कर्जे में जो राजस्थान को डुबो रखा था, उस पर भी, ऐसे कर्जे में डूबे हुए राजस्थान को भी मेरे माननीय मुख्यमंत्री, मेरे राजस्थान के मुख्यमंत्री 350 बिलियन डॉलर लाने की बात करें कि अर्थव्यवस्था को हम 350 बिलियन डॉलर लाएंगे। आप ये देखिए, उनकी इच्छा शक्ति देखिए, उनके काम करने की शक्ति देखिए। आपकी तरह नहीं कि घोटाला, युवाओं का काम किया तो घोटाला, जल शक्ति में घोटाला, हर जगह घोटाला, हर चीज में घोटाला। घोटाले से हटकर अब जनता की सरकार बनी है, जनता को सब कुछ देंगे। आपने बात करी थी किसान की, किसान सम्मान निधि की आपने बात करी, 2000 से 6000 8000 उसको किया गया। एक का एक तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि आम जनता पे भार पड़ेगा, सरकार पे भार पड़ेगा, है ना? तो वो जो है धीरे धीरे 2000 से 6000 और 8000 हुआ। आप ये देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की, जो आप 150 बढ़ाया, 1000 को 1150 किया, उसको 1500 तक करने का टारगेट है। क्योंकि आपको नहीं पता होगा, आपने यूपीएससी की तैयारी की है, लेकिन जो छोटे गांव में जो माँ बाप हमारे रहते हैं ना, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता, उनके अकाउंट में जब 1000 रुपए आते हैं ना, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो 1000 रुपए अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए वो उपयोग में लेते हैं। उनकी आप ही देखिए, हम ये तो अशोक गहलोत जी का विजन था ना दीक्षा जी।
उसको बढ़ा करके उस सम्मान निधि को हमने बढ़ाया, उसको आप ये कितना देखिए बढ़ाया? 1000 रुपए में महंगाई के जमाने कितना 1500 बढ़ाया? हमारा टारगेट है, हम 1500 चाहते हैं उसे बढ़ाना, पर क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेगा। आपको पता है बजट की हालत और राजस्थान की बजट की हालत कि राजस्थान का जो है पूरा इन्होंने लुटिया डुबो करके, नदियों में पानी डुबो करके पूरा खत्म करके जाती है कांग्रेस की सरकार। उसको ट्रैक पे लाने में इट विल टेक सम टाइम। मीना जी आपने उनको पहले अपनी बात रखो, उसके बाद आप मुझे जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं उसका आपको आंसर दूंगी। आप ही देखिए, आप अपनी बात नहीं कहेंगे कि हमने इतना घोटाला किया, आपने फट से आक्षेप लगा दिया। सरकार बनी है, सरकार तो कह रही है, पहली बार कोई सरकार आकर के कह रही है। आप ही देखिए कांग्रेस की सरकार इतनी बार आई चली गई, आई चली गई, आई चली गई, और अब बात तो ऐसी गई कि आते हुए नहीं नजर आ रही है। लेकिन चलो ठीक है, लोकतंत्र पे विश्वास है। आप ही देखिए जनता क्या चुना, जनता ने हमें चुना। जनता ने जब चुन करके बिठाया तो हमने कहा हम 100 दिन में सब करेंगे। आपने कहा स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मेले जब लगाए जाएंगे, आप छोटे किसान की बात करी, किसान के लिए उन्होंने बताया कि हम उसकी जो निधि है उसको 8000 तक बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे ही बढ़ेगा, एकदम से एकाएक नहीं बढ़ सकता है। 2000 से 4000 किया, 4 से 6, 6 से 8 भी होगा। तो और जो भी संकल्प पत्र का एक एक वादा है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी, हाँ मोदी जी की गारंटी है, जनता को मोदी जी पे अटूट विश्वास है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हुए जो वोट दिया गया, राजस्थान की कुशासन से परेशान सरकार के खिलाफ जो वोट, मीना जी 2 मिनट। दीक्षा जी नहीं 2 मिनट नहीं मिल सकते दीक्षा जी, बाकी लोग भी हैं। मुनीश अरोड़ा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। दीक्षा जी की बात को हमने सुना। मुनीश अरोड़ा जी, जो सत्ता पक्ष का ये कहना कि हमने 1000 से वो जनता के सामने अब है, और ये जो मुख्यमंत्री जी ने जो भी बातें कही है सब हम सबको दिख रही है कि ये सब इम्प्लीमेंट होती नजर आ रही है। आपकी तरह नहीं कि 2019 से 23 सरकार पलट गई लेकिन इनके काम नहीं हुए। घोटाले पे घोटाले कर करके आपने जनता का पैसा को किधर गायब किया, और आप हमसे बात पूछते हो इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। सरकार की मंशा है देने की, सरकार उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। आपने तो सिर्फ डकारा है पैसा। दीक्षा जी प्लीज, आपकी सरकार मीना जी, यू आर नॉट ऑडिबल नाउ। आप घोटालों को मत गिनाइए, आपकी सरकार देयर इज अ टेक्निकल इशू, आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल मीना जी। घोटालों की जांच करिए, आपकी सरकार आ चुकी है। मुनीश अरोड़ा जी, सवाल ये है कि आपने किसान निधि को जितना कहा उससे कम किया, और अब आप ये दलील दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। वैसे ही सीनियर सिटीजन्स की पेंशन है, उसमें आपने 1000 से, या जो आम गरीब लोगों के लिए आपने 1000 सामाजिक सुरक्षा की निधि है उसको आपने 1150 किया। मुनीश अरोड़ा जी, ये जो है सरकार का चुनाव से पहले का पार्टी का रूप और सरकार में आने के बाद की सीमाएं, ये स्वाभाविक है? ऑडियो ऑन करिए मुनीश जी। मुनीश जी का ऑडियो वीडियो जी। मुनीश जी ठीक है, अभी बोलिए आप। मुनीश जी जब तक वापस जुड़े तब तक श्याम सुंदर शर्मा जी, वही सवाल मैं आपसे दोहराती हूँ कि सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए उन्हें पूरा करते करते समय लगेगा, ये जनता को मान लेना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार पर अर्थव्यवस्था का बोझ है। मीना जी, जब आप बजट ही नहीं ला पा रहे हो, क्योंकि लेखा अनुदान ही ला पाएंगे हम, केंद्र का एलोकेशन हमको मिला नहीं, और कर्ज निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमने 2022 के मोबाइल भी आधे बाटे बांट नहीं पा रहे, आगे बंटवाएंगे भी नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं कर पाए थे। अब नितिन जी कह रहे थे कि, देखिए नितिन जी, आप जो कह रहे थे कि आपने प्रतिपक्ष के नेता ने कितनी कुछ चीजें कही थी, और जिस प्रकार से डोटासरा जी पे आरोप लगाए थे जिन्हें, डोटासरा जी बाहर तो बोले थे, हाउस में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। अब देखिएगा जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी मैं सलाह दे रहा हूँ, मैं रात को घूमता हूँ और सिविल लाइन में जहाँ लोग जाते हैं उससे आपकी कुर्सी सलामत नहीं रहेगी, कुछ स्थिति उन्होंने भी कही, पता नहीं क्यों कही, क्या रहा। प्रतिपक्ष के नेता अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता। अब राकेश जी बार बार भरतपुर को ही विकसित कराना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। भरतपुर ने धोखा दिया उनको, भरतपुर ने उनको, देखिए मेरी सुन तो लो राकेश जी, आप भी तो सुनो तो सही। देखिए भरतपुर ने उनको जिता के नहीं भेजा, उन्होंने भरतपुर में जीवन जिया, कर्मस्थली राजस्थान में ही जयपुर को बनाया उन्होंने। पिछले 15 साल से वो कहते हैं कि जयपुर में कर्मस्थली के रूप में काम कर रहे थे, और उन्होंने हाउस में कहा कि मैं आज
सांगनेर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे 56% वोट देकर के यहाँ भेजा। मुझे जनप्रतिनिधि सांगनेर की सरकार ने, विधानसभा ने बनाया, भरतपुर वाली ने। भरतपुर ने तो धोखा दिया, उनको हरा के भेजा। अब भरतपुर अधिकार मांगता है कि हमको तो दे दो सब कुछ। राकेश जी भी पुराने मित्र हैं उनके, हम भी मित्र हैं मुख्यमंत्री जी के, हम दुश्मन नहीं है, हम भी जानते हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र से जीत, तो इसलिए हमारा अधिकार ज्यादा बनता है। नितिन जी के भी विधायक हैं, वो मेरे भी विधायक है, आपके विधायक नहीं है, आपके तो मुख्यमंत्री हैं वो, जिस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं बाद में हम सबके। निश्चित तौर पर देखिएगा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कोशिश तो की, लेकिन एक छाप छोड़नी चाहिए थी। जो आप अगर वो निश्चित रूप से भैरू सिंह जी का भाषण सुनते या वसुंधरा जी का भाषण सुनकर के कहते, 2.25 घंटे का भाषण याद नहीं रहता राकेश जी, आपको पता है, क्योंकि टिप्स पे आपको बहुत सारी चीजें, आपको एकाध चीजों की घोषणा करके कुछ करना चाहिए था, कहना चाहिए था। उन्होंने देखिए हाँ 25 लोगों को बताया, उन्होंने 25 लोगों को पकड़ा पेपर लीक के मामले, किस किस पेपर लीक की कौन कौन सी घटनाओं की जांच हो रही है वो भी जिक्र किया उन्होंने। और जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति, आपातकाल की स्थिति जो नितिन जी कह रहे थे कि हमको किस तरह की स्थितियों को छोड़ के गए, उन्होंने दिखाया कि हम कर कैसे सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री जी की गारंटी को लागू कर दो तत्काल, डबल इंजन की सरकार वाला बजट आया नहीं, पैसा है नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो सब चीजें लागू एक साथ कर पा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, आपने जनता से वादा किया तो आपसे जनता पूछेगी भी, भाई हमको तो लाभ दे दो, लेकिन लाभ एक साथ तो मिल नहीं सकता। मोदी जी भी एक साथ देखिए सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए के रूप में आती है। अगर हम जिस प्रकार से 2-2 हजार रुपए हम दे पाएंगे, क्योंकि 2 हजार वो देंगे, 2 हजार हम देंगे, तो 4 हजार चले जाएंगे। एक साथ 12 हजार देने की बात नहीं है। देखिएगा वो आप देखोगे 6 हजार तो केंद्र सरकार देगी, वो केंद्र सरकार 2-2 हजार रुपए के रूप में देती है, तो हम भी 2-2 हजार रुपए के रूप में साथ देंगे, क्योंकि एक साथ कैसे दे पाएंगे, तो जिस तरह से रूल्स है उसी के अनुसार। लेकिन जो स्थितियां राजस्थान की बनी है वो चिंताजनक है। हमारा आर्थिक स्थिति से जो हम जूझ रहे हैं, जिस तरह की स्थिति, एजी और डबल एजी की नियुक्ति कर पाने में विवाद क्या है, ये तो संगठन और मुख्यमंत्री जी को आंतरिक जानकारी होनी चाहिए। वो आरएसएस अनुमति दे रही है नहीं दे रही है, क्योंकि राकेश जी आपको पता है आरएसएस ज्यादा हावी है, बाकी लोग हावी हो नहीं हो, लेकिन आरएसएस का अनुरूप हमको व्यवहार भी करना पड़ेगा। मीसाबंदी को हमने क्यों शुरू कर दिया? अभी तो हम देखिए, उनको तो हमने कहा मीसाबंदियों को सबको देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने आते बंद किया, हम अपने लोगों को देंगे, क्योंकि हम कैसे कहेंगे कि आप हमारे सहयोगी बने हो। तो सरकार जिसकी आई है उसको जताने का प्रयास तो किया। अब हाँ, जिस प्रकार से 70,800 करोड़ एक बच्चा जो पैदा होता है उस पर कर्जा है, और कर्जा कितना लिया गया है, 3,11,000 करोड़ का कर्जा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के समय पर लिया गया। उसका सदुपयोग क्या हुआ ये भी आपको पता है। उज्ज्वला योजना, देखिए उदय योजना के तहत जिस तरह से 65,000 करोड़ का कर्जा हमने लोन के माध्यम से माफ किया था, अब 80,000 करोड़ का बिजली विभाग में कर्जा बढ़ गया है। तो ये तो अशोक गहलोत की करामाती थी कि 2,000 यूनिट बिजली फ्री देंगे, या बाकी की चीजें फ्री देने की बात जो कही थी, वो सब चीजें सामने आ गई आपके सामने। जो नितिन जी बार बार बात कर रहे थे कि हम दे रहे किसको थे, हम वोटों को बढ़ाने के लिए कर रहे थे सब कुछ। जो वोटों को बढ़ाने के लिए आपने किया, जाते जाते किया, और जाते जाते करने से आपका शासन तो दोबारा नहीं आता, लेकिन कर्जदार राजस्थान बन गया, और कर्जदार बन गया तो हम उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, ये चिंता का विषय है न। और चिंता का विषय निश्चित रूप से ये चिंता का विषय निश्चित रूप से सरकार में आने से पहले जो भी पार्टी तैयारी कर रही थी सत्ता में आने की, क्योंकि विपक्ष भी ये आरोप लगातार लगा रहा था कि सरकार की माली हालत ठीक नहीं है, अफसरों से फीडबैक मिल रहा था। तो फिर सरकार में आने के बाद किस रणनीति के तहत सरकार को आगे बढ़ना है, काम करना है, इसकी तैयारी भी सत्ता में आने वाले दल को करनी चाहिए थी। 100 दिन की लक्ष्य योजना की जब बात होती है तो मुनेश अरोड़ा जी निकल चुके हैं, लगभग 2 महीने होने वाले हैं, तो अभी तक मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के नाम पे हो, किसानों के नाम पे हो, एलपीजी सिलेंडर की बात हो, या फिर एआरसीपी का एमओयू तक पहुंचने की यात्रा हो, पिछले 1.5 महीने की इस यात्रा में मुख्यमंत्री के राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में कितने प्रतिशत नंबर पाते हैं ये सरकार, मुनेश जी? मैं 60% नंबर दूंगा इस सरकार को। सरकार ने पूरी कोशिश की है, और जो
ओरा बनाया गया है, तो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है, उसमें सिक्किम तो कामयाब हो गए। ये भजनलाल जी का क्रेडिट जाएगा, उन्होंने जो भाषण दिया विधानसभा में, और जो पिछले जो कार्यकलाप है, मुनीष जी, आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा इश्यू है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं और दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप अपना ऑडियो की समस्या को ठीक करें प्लीज। और टीम प्लीज ज्वाइन कराने से पहले सर की इस समस्या का समाधान करो। एक बार वापस बोलने की कोशिश करिए मुनीष जी, नहीं तो फिर आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। ऑडियो ऑन करिए सर, मनीष अरोड़ा जी, ऑडियो ऑन करिए। भजनलाल सरकार 60% अपने के जो प्रभाव है उसको कायम करने में सक्षम रही है। भजनलाल सरकार ने जो किए तो उसको थोड़ा सब वर्गों को देने की कोशिश की है। तो मुख्य मुद्दा था भ्रष्टाचार, महिला और जो मुद्दे रहे सामाजिक सुरक्षा, किसान नीति, उसको थोड़ा टच किया। तो उन्हें दो तरफ से बैलेंस करना है। लोकसभा चुनाव सामने है, उनको बजट भी पेश करना है। अभी हम आज ही उम्मीद कर लेंगे पूरा बजट आ गया, ऐसा नहीं है, बजट अभी आना है। अभी भाषण, अभी राज्यपाल का भी भाषण, कुछ घोषणाएं हुई है। बजट जब आएगा तब आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये कहा था और ये नहीं किया। अभी उन्होंने एक मार्ग दिखाया है कि हम सब लोगों के लिए पेट्रोल डीजल के भाव है वो ज्वलंत मुद्दा है। राज्य के लिए मोदी की घोषणाओं की बात कर रहे हैं, वो सब जब बजट आएगा तब लागू होती है। आज खाली राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसको लेकर के उन्होंने पेश किया और उनको अपनी छवि जो बनानी थी उसको उन्होंने पूरी तरह से सिद्ध किया कि वो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के लिए सक्षम है। और उन्होंने उसको जनता तक मैसेज देने का जो सोचा था उसको वो सफल हुए उसको देने के लिए। जी राकेश वशिष्ठ जी, मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण में 2.5 घंटे लगातार बोलने के बाद और जिस लच्छेदार भाषा में विपक्ष जिसको लच्छेदार भाषा कह रहा है, इसका मतलब उनके भाषण में प्रभाव था, इसका मतलब उनके भाषण पर गौर किया गया, इसका मतलब आज प्रदेश में जो चर्चा हो रही है वो भजनलाल शर्मा की व्यक्तिगत सफलता है। ये भजनलाल शर्मा की व्यक्तिगत सफलता सरकार की रफ्तार को बढ़ाने में, सरकार की इमेज को वाली सरकार से बाहर निकालने में राकेश वशिष्ठ जी कितनी सफल आप मानते हैं? 2 मिनट तो मैं श्याम जी की बात का जवाब दे दूं। तो श्याम जी जब भी एक मिनट ये हमारी भरतपुर वालों के खून में, वो जो गलत बात स्वीकार नहीं करते। श्याम जी कई बार परिचर्चा में इस बात का उल्लेख कर चुके। पहले श्याम सुंदर जी को मैं ये बता दूं कि भरतपुर के बना उनका कभी कुछ नहीं रहा। भरतपुर सांगनेर से भले ही आपने उनको जिताया हो, भरतपुर जो उनका ऑफिस का संचालन था वो भरतपुर के लोगों ने किया, भरतपुर की टीम आई थी। भरतपुर के कम से कम 300-350 लोग उसके चुनाव प्रचार में लगे थे। दूसरी बात उन्होंने हमने हरा के भेजा, हमने कभी हरा के नहीं भेजा। आप बात जो कर रहे हैं उन्होंने बीजेपी से कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने आपके 2005 के इलेक्शन में नदवी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लगा जब भजनलाल को कोई जानता भी नहीं था, उनकी कोई पहचान ही नहीं थी। वो अटारी गांव के छोटे से सरपंच थे। और जब बीजेपी मुख्य जो पार्टियां थी कांग्रेस और बीजेपी थी, तो उनका तो आना ही मतलब ही नहीं। तो आपके 6000 वोट आई उनकी, वो आना भी था। तो आप इसलिए आप ये जो बार बार कहते हैं ना हमने हरा के नहीं भेजा, वो तो अब भी भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह जी उनको बनाना चाहते होंगे। जब आपको बात बता दूं, आप भले पता कर लेना, जब मैं उनकी बोर्ड की मीटिंग हो रही थी दिल्ली के अंदर, जब उसमें लिफाफा खुला तो यहाँ से जो इनका अंतरिम सर्वे था वो यहाँ के गिरधारी तिवारी के नाम का था कि ये आदमी जीत सकता है, भजनलाल चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि ये गिरधारी तिवारी इनके राजनीतिक गुरु हैं। भजनलाल जी ने जितना भी राजनीति के दाव पे सीखे हैं वो गिरधारी तिवारी से सीखे, ऐसे। और इस कारण से उनका जो अब भी है उनका इतना सम्मान करते हैं गिरधारी तिवारी का, इसलिए उनको मजबूर आते हैं सांगनेर भेजा। अब मैं आपको अब आपकी मीना जी की बात का जवाब दे दूं।
देखिए ये काम तो होना अभी ही भी था। तो आप आशंका प्रकट कर रहे हो कि भरतपुर से जीत नहीं सकते थे, इसलिए सांगने ना ना मैं कह रहा हूँ मुझ कहने को गुरेज नहीं। फिर आप तो कम से कम सांगने को धन्यवाद तो दो। ना ना सांगने को तो यही बात धन्यवाद तो दो शाम कि भी कह आपका रहे थे। व्यक्ति सांगने तो से मैं पहले प्रतिनिधि भी बन के मुख्यमंत्री अभी बना। तो पूरे बात तो राजस्थान को बधाई हो कि भजन ऐसा लाल जी है, मुख्यमंत्री अब हो बने गए, हैं। लेकिन एक अब चुनाव लड़ेंगे तो छोटी जीतेंगे। से जगह से लेकिन आने उस के समय बाद उन्होंने विधायक जिस तरीके से ज्यादा नेतृत्व कर रहे प्रभावशाली हैं, नेता थे। वो सभी ऐसे को नेता बधाई थे हो। जो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े, भाजपा से विद्रोह करके और 36 हजार वोट लेकर के आए। राजस्थान में कोई इक्का दुक्का ही होगा जो निर्दलियों के लेकर मेरे के को तो आया। कई बार अरुण सिंह की बात याद आती है राकेश जी। अरुण सिंह जो हुआ करते थे आपके, हाँ होते ठीक से होते थे। और भरतपुर से वो बीना भी आ रहे बीना हैं। बीना बीना काग भी आपके यहाँ से आती थी, आपको मालूम? बीना काग भी आप भरतपुर के रहने वाली? भरतपुर बीना काग रहने वाली नहीं थी। उनके पढ़े फादर पढ़े यहाँ की थी, जहाँ थे वो पढ़ाई की कला थी, मंदिर स्कूल में पढ़ी थी, प्राइमरी एजुकेशन ली थी उन्होंने। इसलिए बीना वो काग कई जो है बार कहते थे सही नहीं अरुण थी। सिंह जी। हाँ अरुण सिंह जी कहते तो कि यहाँ का लोटा बीना बड़ा काग नहीं थी। टिकता नहीं है, एक तरफ एक जगह टिकता नहीं है, लुढ़क जाता है। भरतपुर के लोटे हाँ की तो बात आती है अरे कान मैं में। आपको बता रहा हूँ, हम उन पर कोई अधिकार नहीं है हमारे। वो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के लिए देख रहे हैं। वो तो बात चर्चा चली तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि उन्होंने उनकी जो कार्य प्रणाली है वो इस तरह की है कि वो नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं और उनकी इच्छा अब भी यही है कि भरतपुर के उसको भूल थोड़ी सकते हैं। भरतपुर के लोगों ने, भरतपुर की राजनीतियों ने उनको तपा करके भेजा है, उनको इस काबिल बनाया कि वो सांगनेर से भी चुनाव लड़े, चुनाव जीते और राज्य के मुख्यमंत्री बने। भरतपुर के लोगों से ही शिक्षा इसीलिए राजनीति की उन्होंने, और भरतपुर से राजनीतिक रूप से जो शिक्षा ले लेता है और जो तब जाता है, उसका उदाहरण आपका भजन लाल शर्मा है, जिन्होंने बता दिया कि जिसका कहीं नाम नहीं, दूर दूर तक नहीं। आप विश्वेंद्र लोग भी सिंह का नाम आश्चर्यचकित नहीं रह ले गए। रहे हो आप? विश्वेंद्र सिंह का नाम नहीं ले रहे हो? विश्वेंद्र सिंह का नाम नहीं ले रहे हो? विश्वेंद्र सिंह इस मुकाम पर नहीं पहुंचे। विश्वेंद्र सिंह इस मुकाम उगते पर नहीं सूरज पहुंचे। को सलाम, विश्वेंद्र सिंह के तो उगते सूरज विश्वेंद्र को सिंह का सलाम तो है। राजवंश के कारण, आशीष राजा के होने के कारण इसलिए उनका अधिकार था। उनका तो अब भी फॉलोइंग है विश्वेंद्र सिंह की। लेकिन ये आदमी सफलता जिसने के बेचारे गांव में खेत सफलता में की 100 साथी, चलाया, सफलता के 100 चलाया, साथी ये काम होते किया, हैं। तो वो आदमी यहाँ तक पहुंचा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, आप बोलिए। मैं हाँ तो निश्चित रूप से। बात तो करता हूँ। एक बार वो तो कहा सीएम साहब कि को, कई बार उन्होंने चर्चा की, एक ऐसी बार मैंने कह दिया सीएम साहब को, भजन लाल ऐसी शर्मा कोई जी को नाराजगी नहीं है, हमारी बोलचाल एक ही बार ऐसी है। पत्रकारों के साथ बैठाते हैं और उसमें श्याम जी और राकेश जी को आमने सामने बैठाते हैं और बीच नहीं, में मैंने तो अरे बीच बड़े मीरा भाई जी, हैं, मेरे श्याम सुंदर जी बड़े भाई हैं। जैसे राकेश जी से बात होती, कभी कभी मुझसे भी बात हो जाती थी, क्योंकि वो तो बीजेपी में रहते थे, तो हम जहाँ पर जाते थे तो उनका व्यवहार तो अच्छा था, व्यवहार में गलत नहीं था। नहीं, उनकी भोलापन बहुत और सौम्य मधुरता आदमी है, है, वो तो है। बहुत सौम्य आदमी है। मैंने आपको कहा, इनका जो भाषण मैंने सुना, मैं भी हतप्रभ था, अचंभित था, लेकिन मुझे खुशी हुई कि भरतपुर का शेर वहां दहाड़ा। मैं गर्जना लिखी, मैंने अपने उस पर फेसबुक पर भी लिखा कि जो गर्जना की वो उसकी काबिल तारीफ थी और उसको इस कवच से बाहर निकलना था। जो आम सभा का संचालन कर लेता है, बाकी जगह का संचालन करने में दिक्कत नहीं आती है राकेश जी। जो आम सभा का संचालन कर लेता है, आम सभाओं का संचालन कर लेता है, वो फिर परिपक्व हो जाता है। बहुत आम सभाओं का संचालन किया। वो तो भरतपुर में किया, हमने शुरुआत तो यहीं से की थी, सारी यहीं से की थी उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे, नहीं आप रखो, आप रखो उनको, हमें 2 मिनट नितिन जी बोलिए जाते जाते जल्दी से, बहुत संक्षेप में। एक लगातार ये चर्चा की गई है कि आर्थिक आपातकाल वाली जो स्थिति बताई गई है, मैं लगातार बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी पैरामीटर, आप कहाँ उलझ गए भरतपुर और सांगनेर के बीच आर्थिक आपातकाल में? क्योंकि ये आप कोई भी पैरामीटर, चाहे पिछली सरकारों से चाहे केंद्र सरकार से, यहाँ पे जो कर्ज है वो हमेशा जीएसडीपी के अनुपात में देखा जाता है। वो 37% है, वहां 81% है। आज इकोनॉमिक ग्रोथ में राजस्थान सेकंड नंबर पे। हमने एक्सपोर्ट को 2.5 गुना किया, तमाम औद्योगिक क्षेत्र खेले, हमारी जीएसडीपी 9 लाख करोड़ से हमने 15 लाख करोड़ की। तो मैं ये लगातार कहना चाहता हूं कि केवल यही बात कहना, और मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने तो 55 लाख से 161 लाख करोड़ कर्जा कर दिया, थोड़ा सा पैसा यहाँ दे दे। जब गारंटी देके गए, अपनी गारंटी के लिए तो प्रधानमंत्री क्या नहीं करते, थोड़ा सा बजट तो आने दो जी, बजट आएगा जब भी तो मिलेगा, बजट नहीं आया। अरे सर, किसान सम्मान निधि में आपने संकल्प पत्र में देखा क्या, किसान सम्मान निधि में 12,000 डायरेक्ट कही थी। अच्छा नितिन, 12,000 कैसे डायरेक्ट जाएगा जब केंद्र सरकार ही नहीं दे सकती? 12,000 मरोड़ के कुछ भी बोल लीजिए मेरे छोटे भाई, आज का यही सत्य है कि जो कल भाषण दिया उसका इम्पैक्ट हर एक वर्ग पे पड़ा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पेंशनर्स हो,
चाहे वो इसका जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो हो, हर एक तबके के लिए वो उनका भाषण था, हर एक तबके को इफेक्ट करता हुआ उनका भाषण था, हर एक तबके को छुआ उनके भाषण ने। तो आप चाहे यहाँ बैठकर कुछ भी कह नितिन लीजिए। जी, राकेश जी, मुनेश जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो राज्य के मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब 24 घंटों से सुर्खियों में बना हुआ है। मुख्यमंत्री और सरकार की घोषणाओं को लेकर जनता में थोड़ा उत्साह भी है और थोड़ी निराशा ये कि जो वादे किए गए थे उतना कब होगा। बजट आने तक का इंतजार करना होगा कि तब तक सरकार क्या कर पाती है। लेकिन ये बात सही है कि राज्य के मुख्यमंत्री पर जो पर्ची की सरकार की एक तरह से जो मोहर लगाने की कोशिश विपक्ष ने की थी, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते समय उसे धूमिल करने की भरपूर कोशिश की। पहली बार के विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में जब बोल रहे थे तो उनके भाषण में ठहराव भी था, उनके भाषण में विपक्ष पर हमला भी था, जनता से जुड़ाव की कोशिश भी थी, मुद्दों को लेकर उनका कंसर्न भी था और भी बहुत कुछ लच्छेदार भाषण विपक्ष को नजर आया, क्योंकि उस भाषण में एक अच्छे नेता और एक जो राजनीति के उनके समर्थक हैं उनकी भाषा में एक शेर की दहाड़ भी थी। मुख्यमंत्री राजस्थान की बहुत बहुत बधाई आपको, राज्य की सरकार को, कि आपने इस जो कवच मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री का कि हर बार वहां से पर्ची आएगी और कोई जवाब दिया जाएगा, उससे बाहर निकलने की सफल कोशिश की है। न्यूज़ 24 पर कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।